बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी डियर एस्पिरेंट्स। आज हम आ, एक ऑर्डिनेंस भी है, ये ऑर्डर भी है और ये सिलेबस है, पार्ट है हमारा जो कोर्स चल रहा है वफाकी मुतसिब के हवाले से, और ये ऑर्डिनेंस भी इसी हवाले से। और आपको बताते चलें कि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के एक्सेस के लिए हमारा कोर्स विजिट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। इस वेबसाइट पे आप जाएं तो फर्दर आपको वफाकी मुतसिब का एक टैब मिल जाता है, उसको जो ही आप क्लिक करेंगे तो फर्दर आपको ये कोर्स कंप्लीट मिल जाता है, जिसमें आप एनरोल हो सकते हैं और कंप्लीट एक्सेस हासिल कर सकते हैं। सो आगे चलें तो आज का जो हमारा सेशन प्रेसिडेंट्स ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 1983, यानी कि ये 1983 का फर्स्ट ऑर्डर था जो प्रेसिडेंट ने इशू किया। इसी हवाले से फिर इसका टाइटल भी इसको यही दे दिया गया, प्रेसिडेंट्स ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 1983, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ वफाकी मुतसिब। ये सारे यानी कि वफाकी मुतसिब ऑर्डर जो इसके हवाले से ऑर्डर आया और ये एक इदारा जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई यानी कि इसी ऑर्डर की बेसिस पे ये वफाकी मुतसिब इस्टेब्लिश हुआ था। और ये ऑर्डर है कि किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होगी, सारी इसकी डिटेल्स हम कवर करेंगे। सो प्रेसिडेंट्स ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 1983, इसका बैकग्राउंड देखें। वेयर इज इट इज एक्सपीडियंट, यानी बहुत ये अर्जेंट भी है, जरूरी भी है। किस लिए? टू प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वफाकी मुतसिब ओम्बड्समैन टू डायग्नोज। ये इदारा बनाना इसलिए जरूरी है, क्या किया जाए? टू डायग्नोज करना। जैसे किसी कोई मरीज जाए डॉक्टर के पास तो वो कहता है मुझे ये सिम्टम्स हैं, आप मुझे मेडिसिन दें। तो वो डॉक्टर क्या है, पहले डायग्नोज करता है कि इसके सिस्टम में फॉल्ट कहाँ पे, सर में दर्द है, मैदे में प्रॉब्लम है, हार्ट में इशू है, कोई भी है, तो उसकी इलामात की बेसिस पे वह डायग्नोज करता है। तो ये भी इसीलिए था कि डायग्नोज किया जाए, देखा जाए कि हकायक क्या है, इन्वेस्टिगेट किया जाए, यानी पूछ-गुछ की जाए, सवाल जवाब किया जाए। जब ये सवाल जवाब करने के बाद डायग्नोज हो जाए मामला, तो फिर उसको रिड्रेस किया जाए, यानी उस मामले का हल किया जाए। एंड रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा? रिड्रेस करने के लिए ही उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, यानी जिसका नुकसान हुआ उसकी तलाफी की जाए, जिसने नुकसान किया है उसका जो है उसको पनिश किया जाए। एनी इनजस्टिस डन, यानी कि कोई नाइंसाफी किसी के साथ हुई है टू अ पर्सन, किसी भी शख्स के साथ, थ्रू माल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो दफ्तरी उमूर हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं उनको लेके चलने में जहां पे नाजायज कोई पावर्स का इस्तेमाल हुआ है। नाउ इसलिए देयरफॉर इन परसुएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द 5th डे ऑफ जुलाई 1977, यानी कि जो उसी जुलाई 1977 के प्रोक्लेमेशन में, एंड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑल पावर, यानी कि जो पावर दी गई है, एनेबलिंग हिम टू इन दैट वे ऑफ, प्रेसिडेंट के हवाले से ये है कि उसके पास ये पावर दी गई है उसको जुलाई 1977 के मुताबिक, जो कि यानी कि जुलाई का 5th डे था, उसको जो उस सदर को पावर दी गई, उस सदर अपनी पावर्स को कार लाते हुए, एंड इन द एक्सरसाइज ऑफ ऑल पावर एनेबलिंग हिम इन दैट बी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इज प्लीज टू मेक फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि उस वक्त ज़िया का दौर था, तो उसी की डेजिग्नेशन जो उसको पावर दी गई है प्रेसिडेंट की, वो प्रेसिडेंट की पावर भी और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर वो ऑर्डर दे रहा था, ये वाला। अच्छा जी, इस ऑर्डर का जो टाइटल है, यानी कोई भी ऑर्डिनेंस होता है, कोई भी एक्ट होता है, तो उसका सेक्शन 1 जो है ये हमें इसके बारे में बताता है। दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस वफाकी मुतसिब ऑर्डर 1983। तो इसका जो टाइटल दिया गया, यानी कि इस ऑर्डर को क्या कहा जाएगा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ वफाकी मुतसिब ओम्बड्समैन ऑर्डर 1983। सेकंड नंबर पे था इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इसकी एप्लीकेशन पूरे पाकिस्तान में होगी। नंबर थर्ड पे था इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी जो ही इसकी अप्रूवल हुई और इसकी एप्लीकेशन साथ ही हो गई, यानी कि ये एट वंस हो जाएगा, यानी इमीडिएट होगा। सो पूरे पाकिस्तान में लागू है। इसका टाइटल है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वफाकी मुतसिब ओम्बड्समैन ऑर्डर 1983। पूरे पाकिस्तान पर ये लागू है और फौरन से ये अमल दरामद में आ गया। तो ये तीन चीजें पहले सेक्शन में। सेक्शन सेकंड जो है ये डेफिनेशंस के साथ डील करता है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स कहां कहां पे यूज हो रही हैं, उनका मतलब क्या है। इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन दीज सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, कोई भी वर्ड यूज किया गया है तो उसके ये माने लिए जाएंगे, और इसके अलावा
कोई ऐसा वर्ड यानी जो पहले कहीं और यूज हुआ था लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है तो उससे मुराद ये होगा, यानी कि एजेंसी से मुराद क्या होगा? मीन्स मिनिस्ट्री, डिवीजन, डिपार्टमेंट, कमीशन, ऑफिस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट्यूटरी बॉडी, कॉर्पोरेशन और अदर इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड और कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट बट डज नॉट इंक्लूड द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट ने इदारे बनाए उनको हम क्या कहेंगे? एजेंसी। द सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा कौन कौन से शामिल होंगे? नॉट इंक्लूड द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, द फेडरल शरीयत कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये इसमें शामिल नहीं है। अमेंडेड वाइड ऑर्डिनेंस नंबर ये बनता है 72 ऑफ 2002, यानी इसको डेफिनेशन को बाद में अमेंड कर दिया गया था। सही है जी। और उसके बाद ये अपडेट हुई। इसमें सारे के सारे जो इदारे हैं, हम जिसको कहेंगे कोई मिनिस्ट्री है, डिवीजन है, डिपार्टमेंट है, कमीशन है, सिवाय इनके यानी कि सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, फेडरल शरीयत के और हाई कोर्ट के अलावा बाकी सारे इदारे, उनको हम एजेंसी का टाइटल देंगे। फर्दर ये है कि अ डिसीजन प्रोसेस, कोई डिसीजन है, फैसला है या कोई अमल है उससे या रिकमेंडेशन दी गई है, एक्ट है, एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन विच फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंट्रेरी टू द लॉ, यानी कि कोई ऐसा और डिसीजन हो, प्रोसेस हो, रिकमेंडेशन हो, उसको हम कंसीडर करेंगे जब तक उसको यानी कि सेट असाइड नहीं किया जाता, इज कंट्रेरी टू द लॉ, रूल्स और रेगुलेशन और इज a departure from the established practices of procedure unless it is bona fide and for a valid reason, तो उसको यही डिसीजन प्रोसेस रिकमेंडेशन के मुताबिक अमल में लाया जाएगा। सेकंड नंबर पे is a preserve arbitrary और unreasonable, unjust, biased, oppressive और discriminatory, जब तक ये नहीं है तो उसको हम एजेंसी ही कहेंगे, जब तक उसको किसी कानून के मुताबिक किसी जो है वो निज़ाम के हिस्से से इख्तलाफ की वजह की से सेट असाइड न कर दिया जाए तो उसको हम ये कहेंगे। और किसी को अगर लॉ में कंट्रेरी है या उसकी रेगुलेशन की वायलेशन है उसकी वजह से सेट असाइड कर दिया गया तो वो भी इससे सेपरेट होगा। इसके अलावा है जी इज बेस्ड ऑन इररेलेवेंट ग्राउंड्स, यानी कि जिसके ग्राउंड्स रेलेवेंट नहीं है। नंबर 4 पे है, डी पे है, इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स और फेलियर टू रिफ्यूजल टू डू सो, यानी कि जो इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पावर या इसमें पावर इस्तेमाल की और फेलियर या फिर फेल हो जाता है और रिफ्यूज कर देता है इस तरह से करने के फॉर करप्ट और इम्प्रॉपर मोटिव, जिसके पीछे उसके मोटिव्स ठीक नहीं है, सच एज ब्राइबरी यानी कि रिश्वत है, जॉबरी है, फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस है, यानी कि जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस का मतलब है जो अपनी पावर दी गई उनसे ज्यादती कोई अगर करता है तो। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट किया जाए, इन अटेंशन की जाए यानी तवज्जो ना दी जाए या उसको नजरअंदाज कर दिया जाए, डिले कर दी जाए, देर कर दी जाए, इनकम्पिटेंस या वो उसका अहल ही नहीं है, इनएफिशिएंसी या फिर वो इस काबिल नहीं है कि वो अपना जो उसको जिम्मेदारियां दी गई हैं वो उसको अंजाम दे सके, एंड इन एप्टीट्यूड यानी कि उसकी काबिलियत ही नहीं थी कि वो उसको लेके चल सकता है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज, यानी कि जो उसको जिम्मेदारियां दी गई हैं या उसको जो जिम्मेदारियां देने के लिए लगाया गया था और वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम नहीं देता और वो उससे कोताही करता है तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये एजेंसी की डेफिनेशन तो हमने बता दी और उसके बाद जो उसमें फॉल नहीं करते उनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया, बेसिस भी बता दी, ग्राउंड्स भी बता दिए कि इनकी वजूहात पे उसको एजेंसी का नाम नहीं दिया जाएगा, सारी जो है वजाहतें दी गई। सब सेक्शन 3 है, मुतसिब से मुराद क्या है? मीन द वफाकी ओम्बड्समैन अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के मुताबिक इसको एस्टैब्लिश किया गया और जहां पे भी वर्ड मुतसिब का इस्तेमाल होगा तो इससे मुराद आपने वफाकी मुतसिब ओम्बड्समैन ही लेना है। नेक्स्ट है जी, जहां पे आपका वर्ड ऑफिस लगा हुआ इस्तेमाल है तो मींस द ऑफिस ऑफ द मुतसिब, वो वफाकी मुतसिब की ऑफिस की ही बात हो रही है। इसके अलावा प्रिस्क्राइब का मतलब होता है जो वाज़ेह किया गया, जो बयान किया गया, जिसके बारे में जो डिटेल्स बताई गई हो, प्रिस्क्राइब इन द एक्ट या ऑर्डिनेंस, मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि जो प्रिस्क्राइब जहां पे वर्ड होगा आपने इससे मतलब ये ना कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसकी एप्लीकेशन के लिए मजीद रूल्स बनाए गए, कवानीन बनाए गए और उनकी तरतीब बताएगी कि फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, सेकंड पे क्या होगा, थर्ड पे क्या होगा, फोर्थ पे क्या होगा। ये वजाहत जो है ऑर्डर की एप्लीकेशन के लिए इन रूल्स दी जाती है। रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस ऑर्डर की, उस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो सके।
इसके बाद है जी पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट से क्या मुराद हम लेते हैं? मींस अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन द सेक्शन 21, यानी कि जिसको सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड एक्ट एंड इंक्लूड्स अ मिनिस्टर, एडवाइजर, ये इसमें सारे शामिल हैं। कोई मिनिस्टर है उसको भी पब्लिक सर्वेंट कहेंगे, एडवाइजर को भी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को भी, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ एन एजेंसी, यानी जो कोई किसी एम्प्लॉय है या मेंबर है किसी भी एजेंसी का। एजेंसी का हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, वो मिनिस्ट्री है, डिवीजन है, कोई भी इदारा है तो उसको हम एजेंसी का टाइटल देते हैं। तो उसके अंदर काम करने वाला या उसको सुपरवाइज करने वाला मिनिस्टर, मिनिस्टर का एडवाइजर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, डायरेक्टर है या अदर कोई उसका ऑफिसर है, एम्प्लॉय है या मेंबर, उन सबको हम क्या कहेंगे? पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। तो पब्लिक सर्वेंट की भी यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाती है। इसके बाद स्टाफ से मुराद क्या है? मीन्स द एम्प्लॉयज और कमिश्नर ऑफ द ऑफिस एंड इंक्लूड्स को ऑप्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, यानी कि ऐसे लोग जिनको एज ए कमीशन की बेसिस पे हायर किया गया हो ऑफिस के अंदर, या फिर उनको को ऑप्टेड, यानी जो आपके पास ऑप्शन है आप असिस्टेंस के लिए, उनकी एक्सपर्टीज के लिए, जैसा कि कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, बैलिस्ट लाइजोन है, ऑफिसर्स एंड एक्सपर्ट्स हैं, जो उनको हायर किया जाए उनकी एडवाइस के लिए। ये वो परमानेंट पब्लिक सर्वेंट तो नहीं होते, लेकिन उनको हम स्टाफ कह सकते हैं, जो इनडायरेक्टली या किसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो इसका हिस्सा बना दिए गए हों। सो ये थी डेफिनेशन तक का आज का हमारा है हिस्सा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपने अपने टेस्ट को नॉलेज करना है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है अब तक की आपको। छोटा सा ये क्विज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ऑफिस ऑफ द वफाकी मोहतसिब ओम्बड्समैन अंडर द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 1983? यहाँ पे वफाकी मोहतसिब का मकसद पूछा गया है कि इसको प्राइमरी मकसद क्या था, पर्पज क्या था। ऑप्शन है हमारे पास: ए टू एडमिनिस्टर गवर्नमेंट सर्विसेज, ऑप्शन बी टू डायग्नोज, इन्वेस्टिगेट एंड रिड्रेस माल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी है टू ओवरसी मिलिट्री ऑपरेशन, ऑप्शन डी है टू अपॉइंट जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट। राइट ऑप्शन इज बी, टू डायग्नोज, इन्वेस्टिगेट एंड रिड्रेस माल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, under the Wafaki Motsib Order 1983, which of the following is not considered an agency? किसको एजेंसी का टाइटल नहीं दिया गया? ए मिनिस्ट्री, द सुप्रीम कोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। राइट ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट। क्यों? जो एक्सक्लूडेड थे उसमें हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का नाम देखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following is not included in the definition of mal administration under the Wafaki Motsib Order 1983? दोबारा क्वेश्चन को, which of the following is not included in the definition of mal administration? mal administration की जो definition है उसमें क्या कुछ शामिल नहीं है? unjust or biased decisions, inattention and delay in the discharge of duties, option C है decisions made for corrupt motives like bribery, ऑप्शन डी है बोनाफाइड डिसीजंस मेड फॉर वैलिड रीजन। तो जितने भी हमने वो पॉइंट्स डिस्कस किए थे 1 2 3 4 5, वो सारे के सारे जो हैं वो उसी को आपने रिकंसीडर करना है, यानी कि वो सारे के सारे पॉइंट्स कौन कौन से जिसको हम कहते हैं कि नॉट इंक्लूडेड इन दी डेफिनेशन ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। माल एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें नहीं आती? तो बोनाफाइड डिसीजन मेड फॉर द वैलिड रीजंस, डिसीजन मेड फॉर द करप्ट मोटिव्स लाइक ब्राइबरी, ये भी डेफिनेटली अनजस्ट और बायस जो है ये भी माल एडमिनिस्ट्रेशन है। इन अटेंशन एंड डिले इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, ये भी माल एडमिनिस्ट्रेशन। डिसीजन मेड फॉर द करप्ट मोटिव्स लाइक ब्राइबरी, ये भी माल एडमिनिस्ट्रेशन। बोनाफाइड डिसीजन मेड फॉर वैलिड रीजन, ये नहीं लगता। अब लेट्स सपोज इसका आंसर देखते हैं। तो राइट ऑप्शन इज डी, बोनाफाइड डिसीजंस मेड फॉर वैलिड रीजंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु अपॉइंट्स द वफाकी मोहसिब ओम्बड्समैन अंडर द वफाकी मोहसिब ऑर्डर 1983? ये हमने अभी तक कवर नहीं किया, आगे चल के इसका भी होगा, लेकिन इसका देख लें। द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, द प्रेसिडेंट, द नेशनल असेंबली। इसका होपफुली आंसर होगा द प्रेसिडेंट। राइट ऑप्शन इज द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है,
according to the वफाकी मोहतसिब आर्डर 1983 who can be classified as public servant, किसको हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे वफाकी मोहतसिब आर्डर 1983 के मुताबिक? ऑप्शन है हमारे पास ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ऑप्शन बी है एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स, ऑप्शन सी है ओनली मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्री सॉरी जुडिशरी, ऑप्शन डी है एम्प्लॉइज ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अब जी इनमें से आपने आंसर चूज करना है, कौन सा राइट ऑप्शन है? राइट ऑप्शन इज बी एनी मेंबर ऑफ एन एजेंसी इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स। आज का सेशन यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा और इसके अलावा आप किस तरीके से हमारी अकेडमी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट कोर्स का लिंक भी मैं वेबसाइट पे मेंशन करने के अलावा इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिसको आप डायरेक्टली क्लिक करके कोर्स पे एनरोल हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।